हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। पहले हमने फासिज्म की एंड आज हम इस सेशन में करेंगे नाजीइज्म की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। एंड इस सेशन में हम नाजीइज्म की बेसिक इंफॉर्मेशन करेंगे एंड इसको लीड करने वाले जो अडोल्फ हिटलर थे इनकी स्मॉल में शॉर्ट में बायोग्राफी करेंगे कि ये क्या है, क्या करते हैं, इन्होंने जो नाजीइज्म है इसको कैसे प्रमोट किया, ये कैसे पॉलिटिक्स में आते हैं। तो जो बेसिक इंफॉर्मेशन है आज हम इसके रिगार्डिंग करेंगे। पहले नाजी, व्हाट डज नाजी मीन्स? नाजी है क्या? तो नाजी क्या है? इट इज द शॉर्ट नेम ऑफ द जर्मन पॉलिटिकल पार्टी विच वाज फॉर्म आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। तो वर्ल्ड वॉर वन के बाद जो एक पॉलिटिकल पार्टी, एक छोटी सी पॉलिटिकल पार्टी थी जिसको फॉर्म किया गया था, उसी का ही शॉर्ट नेम नाजी है। तो नाजी किसी आइडियोलॉजी को कह रहे हैं। तो नाजी नेम किसका था? एक पॉलिटिकल पार्टी का। तो उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या था? नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। तो नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, पहले इसका नाम जर्मन वर्कर्स पार्टी था। जब इसको फॉर्म किया गया था 5 जैन 1919 बाय एंटोन ड्रेक्सलर, इन्होंने इसको फॉर्म किया तो इसका नाम दिया था जर्मन वर्कर पार्टी। तो जो जर्मन वर्कर पार्टी थी इसको बाद में रिस्ट्रक्चर किया जाता है, रीऑर्गेनाइज किया जाता है बाय अडोल्फ हिटलर इन 1920। जब जी 1920 में इस पार्टी को रीऑर्गेनाइज करते हैं तो जर्मन वर्कर्स पार्टी है, इसका नाम दे देते हैं नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। तो जो जर्मन है, जर्मन लैंग्वेज से नेशनलिस्ट सोशलिस्ट पार्टी को ही शॉर्ट में नाजी कहा जाने लगा। तो नाजी क्या बन गई? एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई। तो जो पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स थे जे अपने आप को नाजी नहीं कहते थे, जे तो कहते थे हम पॉलिटिकल पार्टी के एक वर्कर हैं, लेकिन बाद में इनका नाम नाजी है, नाजी से ही जे फेमस हो जाते हैं। तो जो नाजीइज्म है, नाजीइज्म का मीनिंग क्या है? नाजी एक पॉलिटिकल पार्टी होगी तो इज्म जब भी लगते हैं तो किसी आइडियोलॉजी को डिफाइन करते हैं। नाजीइज्म है बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए 1933 से लेकर 45 तक ही चलते हैं, लेकिन आज तक के इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। 12 सालों तक हिटलर ने रूल किया, 12 सालों में ही नाजीइज्म है बहुत ज्यादा स्प्रेड हो जाता है। तो नाजीइज्म क्या है? इट वाज अ पॉलिटिकल मूवमेंट led by Adolf Hitler as a leader of Nazi party। तो जो पॉलिटिकल पार्टी है जिसको हम शॉर्ट में NSDAP कहते हैं, तो नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, इसको अगर जर्मन में ट्रांसलेट करते हैं तो इसका शॉर्ट फॉर्म NSDAP ही निकलता है। इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन में कभी NSDAP भी लिखा होता है तो इसका मीनिंग है नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। तो जो ये पॉलिटिकल पार्टी है, इस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर बन जाते हैं। तो इस तरह जो नाजी के द्वारा एज अ लीडर ऑफ नाजी पार्टी के द्वारा एक पॉलिटिकल मूवमेंट है वो स्टार्ट की जाती है, उसी को ही हम नाजीइज्म कहते हैं। तो नाजीइज्म एक फार राइट टोटलिटेरियन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो लिबर्टी के अगेंस्ट है, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, पार्लियामेंट के अगेंस्ट है। तो ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जैसे फासिज्म है, फासिज्म इटली में स्प्रेड होते हैं, वैसे ही नाजीइज्म है, नाजीइज्म जर्मनी में स्प्रेड होता है। तो ये फार राइट जिसमें हम डेमोक्रेसी को फेवर नहीं करते, एक डिक्टेटर को ही फेवर करते हैं, उसको ही सभी राइट्स देना चाहते हैं, हम नेशनलिज्म की फीलिंग को क्रिएट कर रहे हैं। एक जर्मनी को महान बनाने के लिए, एक बहुत बड़ा एम्पायर बनाने के लिए हिटलर ने जो प्रयास किए थे उसी को नाजीइज्म कहते हैं। इसके लिए वो यही कहते थे कि अगर हमने अपनी जो लॉस्ट ग्लोरी है इसको रिवाइव करना है, इसके लिए जरूरत है कि जितनी भी पावर्स हैं वो पावर एक ही लीडर के पास होनी चाहिए, जिसको हम टोटलिटेरियन रिजीम भी कहते हैं, फार राइट रिजीम कहते हैं, डिक्टेटरशिप भी कहते हैं। तो इसीलिए यही आइडियोलॉजी है। इट इज अ सिमिलर फॉर्म ऑफ फासिज्म। फासिज्म इटली में था लेकिन जर्मनी में इसको नाजीइज्म कहा जाता है, विच डिसडेन
लिबरल डेमोक्रेसी को जो फेवर नहीं करता। डिसडेन लिबरल डेमोक्रेसी पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसके अंगेंस्ट होते हैं, जो लोगों को राइट्स लिबर्टीज नहीं देना प्रेफर करता। जी कहते हैं कि लोग हैं देश की सेवा के लिए ही बने हैं, लोगों का सिर्फ एक ही पर्पस है, एक ही ऑब्जेक्टिव है, अपने देश को महान बनाना, उसके लिए ही काम करना चाहिए। जो नाजीज्म है, जो व्हाइट सुपरमेसी है, इसको मानते थे, जो रेसिज्म को फेवर करते थे। जो ज्यू थे, ज्यूस जर्मन में बहुत ज्यादा रहते थे, जो ज्यूस से बहुत नफरत करते थे, क्योंकि जब इकोनॉमिक डिप्रेशन होता है, फाइनेंशियल कंट्रोल किसके पास होता है? जियो के पास ही होता है। तो पूरी इकोनॉमी में जितने भी इंडस्ट्रीज थे वो भी जियो ही थे। इसीलिए ये चाहते थे कि जो जर्मन है, जर्मन प्योर आर्यन है, और इसीलिए जर्मन व्हाइट रेस है जो सबसे सुपीरियर है। तो इसमें जियो है, जियो का कोई काम नहीं है, इसीलिए तो जियो का जेनोसाइड किया जाता है नाजीज्म के थ्रू। हम फासिज्म को, नाजीज्म को हम डिसलाइक क्यों करते हैं? इसके एक ही रीजन है, क्योंकि जो ह्यूमैनिटी के अंगेंस्ट था। अदरवाइज जो बहुत अच्छा था, क्योंकि जो नेशनलिज्म की फिलोसफी को स्प्रेड कर रहा था, इसमें लोगों को लिबर्टी नहीं दे रहे थे, क्योंकि उस टाइम के सर्कमस्टेंसेस थे जो अपने देश को महान बनाने के लिए काम कर रहे थे। जे डेमोक्रेसी के अंगेंस्ट था, इसीलिए हम इसको फेवर नहीं करते हैं। अगर हम नेशनलिज्म की बात करते हैं, जो नाजीज्म ने स्प्रेड की थी, फासिज्म ने स्प्रेड की थी, इंडिया में तो भी स्प्रेड हुई थी। अगर नेशनलिज्म मूवमेंट ना स्टार्ट होती, क्या हमको ब्रिटिशर से फ्रीडम मिल जाती? हर एक कंट्री अपने देश को महान बनाना चाहती है, इसके लिए वो लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग को क्रिएट करती है। यही काम हर एक आइडियोलॉजी कर रही थी, फासिज्म भी कर रहा था, नेशनलिज्म भी कर रहा था, लेकिन इसके साथ हमारे पॉजिटिव व्यू थे। लेकिन इनके क्या थे? दूसरों को मार दो, लिबर्टी है, लिबर्टी नहीं देनी है, और जो है जो को मार दिया जाता है। इसीलिए इसको हम नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो जो नाजीज्म है, जी नाजीज्म एक मूवमेंट है, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। तो जो अडोल्फ हिटलर है, अब हम इसको करते हैं कि अडोल्फ हिटलर है वो कैसे आता है। तो वो कैसे, अडोल्फ हिटलर एक फुरर बन जाता है, जिसका मीनिंग होता है एक सोल लीडर, एक अकेला ऐसा लीडर, एक डिक्टेटर जो पूरी जर्मन पर राज करता है। तो अडोल्फ हिटलर की स्मॉल हिस्ट्री करते हैं। तो जो अडोल्फ हिटलर है, इनका बर्थ होता है 20 अप्रैल 1889 को इन ऑस्ट्रिया। जब इनका बर्थ होता है उसके बाद इनकी स्कूलिंग होती है, लेकिन 1903 में इनको स्कूल छोड़ना पड़ते हैं, क्योंकि इनके फादर की डेथ हो जाती है। और उसके बाद जब बहुत ज्यादा पॉवर्टी में चले जाते हैं, और उसके बाद 1907 में जो वियना में चले जाते हैं आर्ट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, लेकिन 2 बार एंट्रेंस में फेल हो जाते हैं, इनको एडमिशन नहीं मिलती है। तो ये एक टेक्निकल ड्राफ्टमैन की तरह, एक आर्टिस्ट की तरह काम करते हैं 1913 में। फिर उसके बाद 1914 में क्या हो जाती है? वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो जाती है, जिसमें ये आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं। तो 1914 में 13 तक क्या होता है? इनकी कंडीशन बहुत ज्यादा वर्स्ट होती है। इनरोल्ड फॉर द आर्मी, आर्मी में जब ये आते हैं तो ये बहुत ज्यादा ब्रेव थे। तो जो ओपन मैसेंजर हैं, फ्रंट लाइन पर मैसेंजर का काम कौन करते थे? अडोल्फ हिटलर करते थे। तो अपने देश के लिए सबसे ज्यादा काम कौन कर रहा था? हिटलर ही कर रहा था। ये बहुत ज्यादा ब्रेव थे, इसीलिए इनको बहुत ज्यादा मेडल्स हैं इनके ब्रेवरी के लिए भी मिलते हैं। 1914 में ये आर्मी में इनरोल्ड होते हैं, 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चलती है, तब तक इनका नाम बहुत ज्यादा आगे आ जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ब्रेव होते हैं। लेकिन उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाती है, और उसके बाद होती है जिसमें जर्मन हार जाता है, इसके बाद क्या होता है? वर्साइल ट्रीटी होती है 1919 में, जिससे ये बहुत फ्यूरियस, बहुत ज्यादा एंग्री हो जाती हैं, क्योंकि जो वर्साइल ट्रीटी हुई थी, वर्साइल ट्रीटी में क्या था? इसमें जो इनकी लैंड थे इनको देना पड़ा था। उसके बाद ये नहीं चाहते थे कि जर्मन है, जर्मन को डीमिलिटराइज कर दिया जाए, तो ये डीमिलिटराइज के अंगेंस्ट होते हैं, इसीलिए ये अपनी सरकार के अंगेंस्ट हो जाते हैं। 19 तक ठीक था, लेकिन वर्साइल ट्रीटी के बाद ये बहुत ज्यादा एंग्री होते हैं, और इसी टाइम 1909 में जो एक पार्टी फॉर्म हुई थी
जर्मन वर्कर्स पार्टी इसको ज्वाइन कर लेते हैं। अब 19 में ज्वाइन किया और 20 तक आते आते इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लीडर बन जाते हैं। तो एक छोटी सी पार्टी के लीडर कौन बन गए? 1920 में हिटलर बन जाते हैं। अब हम करते हैं एज अ पॉलिटिशियन। जब हिटलर एक पॉलिटिशियन बन जाते हैं तो इन्होंने कैसी स्ट्रगल की? तो 1919 में ही ज्वाइन डीएपी, जर्मन वर्कर्स पार्टी। तो एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं, 20 में ऑर्गेनाइज करते हैं एंड रीनेम करते हैं नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। तो 21 में इसके लीडर बन जाते हैं। तो एक पॉलिटिकल पार्टी, वो छोटी सी पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर बन जाते हैं और उसके बाद इनका काम पॉलिटिकल पार्टी को ऑर्गेनाइज करने में लग जाता है। जब बहुत अच्छे स्पीकर होते हैं, जब भी जे डिस्कशन करते हैं, जब भी जे स्पीच देते हैं तो लोग इनकी बातों को सुनते हैं और इनसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं। जो हिटलर की पर्सनैलिटी थी, इसी वजह से नाजी पार्टी सक्सेसफुल रहती है। तो 1923 में जे अरेस्ट हो जाते हैं फॉर ट्रेजन, मीनिंग जे एक प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के थ्रू जो एक खजाना था इसको लूटने की कोशिश करते थे। एक्चुअल में एक स्टोरी और भी है जिसके अकॉर्डिंग ये प्लान कर रहे थे, ये बर्लिन की तरफ मूव करेंगे और पावर को अपने कंट्रोल में लेंगे। तो जब ये अरेस्ट हो जाते हैं और उसके बाद इनके ऊपर केस चलाया जाता है, तो 1 अप्रैल 1924 को इनको 5 ईयर की इम्प्रिजनमेंट हो जाती है। तो इनको इम्प्रिजनमेंट होती है 1 अप्रैल 1924 को। लेकिन इनके गुड कंडक्ट की वजह से जो जेल में थे इनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा था, जो पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स थे इनसे कंटिन्यू मिल रहे थे, इसीलिए इसके अच्छे बिहेव की वजह से दिसंबर में इनको रिलीज कर दिया जाता है। तो 9th मंथ की इम्प्रिजनमेंट के बाद इनको रिलीज कर दिया गया। अब जब 6 बार आते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी जो नाजी पार्टी बनाई गई है इसको रीऑर्गेनाइज करते हैं, इनको स्ट्रेंथन करने की कोशिश करते हैं। जब ये इम्प्रिजनमेंट में थे तो पार्टी का एक तरह से नामो निशान खत्म हो गया था, तो उसको कंट्रीब्यूट करने के लिए बहुत तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं, स्पीच देते हैं, लोगों से मिलते हैं। तो जब इलेक्शन होती है 1928 में 2.8% वोट्स हैं इन द इलेक्शन ऑफ रिस्टैग का मीनिंग क्या था? जो पार्लियामेंट की इलेक्शन होती है उसको वहां पर कहते हैं राइस्टैग। तो राइस्टैग की इलेक्शन में इनको 2.8% वोट मिलती है, जो भी कम नहीं थी, चाहे परसेंटेज ऑफ वोट बहुत कम में था, लेकिन फिर भी जब एक छोटी सी पॉलिटिकल पार्टी को जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कुछ परसेंट लोग इनके फेवर में आ जाते हैं। और आफ्टर दैट 1930 में दोबारा से रिस्टैग की इलेक्शन होती है, इसमें इनको 20% वोट्स मिल जाती हैं। और इसके बाद 1932 में प्रेसिडेंट की इलेक्शन होती है जिसमें 3 कैंडिडेट खड़े थे, जिसमें जो अडोल्फ हिटलर हैं इनको 30.1% वोट मिलती हैं। 30% सीट्स का मिलना, इसका मीनिंग क्या बन गया कि हिटलर अब बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुके थे। और उसी बाद 1932 में रिस्टैग की पार्लियामेंट की दोबारा से इलेक्शन होती है जिसमें इन्होंने 230 सीट्स हैं वो जीत ली थी। तो 230 सीट से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली थी, इसलिए 5 जनवरी 1933 में जे रिस्टैग पार्लियामेंट में एंटर होते हैं और कोलिशन की गवर्नमेंट फॉर्म कर लेते हैं। तो इसी साल 1933 में जे कोलिशन की गवर्नमेंट बना रहे थे, गठजोड़ की सरकार थी, लेकिन ये चाहते थे कि हमको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलनी चाहिए, इसीलिए 5 मार्च को दोबारा से पार्लियामेंट की इलेक्शन है वो कंडक्ट कराई जाती है जिसमें 44% वोट्स हैं इनको मिल जाती है। और इसके साथ एक नेशनल पार्टी थी, इसको अपनी पार्टी में मिला लेते हैं, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल जाती है। जिसके बाद हिटलर हैं, हिटलर जर्मनी के चांसलर बन जाते हैं। तो इसी तरह 1933 में हिटलर का राइज होता है। 1933 में नाजीइज्म है वो स्प्रेड होता है। तो इस तरह इलेक्शन के थ्रू जे पॉलिटिक्स के थ्रू अपनी सत्ता को, पावर को अपने हाथों में कैप्चर कर लेते हैं। तो उसके बाद जब जे सत्ता में आ जाते हैं तो हिटलर डिक्टेटर बन जाते हैं, जिसको जर्मन में डेर फुरर। तो डेर फुरर का मीनिंग क्या है? एक बहुत ही ज्यादा
डिक्टेटर, एक ऐसा लीडर जो अपनी दुनिया में राज करने के लिए किसी को भी मार सकता है। इस तरह एक डिक्टेटर के रूप में जे राइज होते हैं। 1933 में जे चांसलर बन जाते हैं जर्मनी के। उसके बाद जो ये पहले 1919 में लीग ऑफ नेशन के मेंबर थे, इससे अपनी मेंबरशिप को विड्रॉ करा लेते हैं। और उसके बाद जो हमने वर्सैली ट्रीटी देखी थी 1919 की, इसको जे क्या करते हैं, इसको पूरी तरह से वायलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड 1934 में जो प्रेसिडेंट थे हिडेनबर्ग, उनकी डेथ हो जाती है। तो उनकी जब डेथ होती है तो उसके बाद दोबारा से प्रेसिडेंट इलेक्ट होने चाहिए थे, लेकिन हिटलर क्या कर देते हैं, इस पोस्ट को ही खत्म कर देते हैं। तो उसके बाद जो अडोल्फ हिटलर हैं, वो चांसलर एंड प्रेसिडेंट इन दोनों की एक ही पोस्ट बना लेते हैं। तो खुद हिटलर सारी की सारी पावर्स हैं अपने हाथ में ले लेते हैं। जब प्रेसिडेंट और चांसलर एक ही पोस्ट होगी और वो सभी पावर्स हिटलर के पास होगी, तो उनको कोई रोक नहीं पाता है। जो डिसीजन लेते हैं सबको मानने ही पड़ते हैं। तो इस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा भयानक काम करते हैं, तो उसको ब्रुटैलिटी कहते हैं। तो इन्होंने एक फोर्स है उसको इस्टेब्लिश किया जिसका नाम था गेस्टापो। तो गेस्टापो एक ऐसे लीडर थे, ऐसी आर्मी थी जो बहुत ही ज्यादा होलोकास्ट कर रही थी, लोगों को मार रही थी, जो लॉ से भी अबव थी। तो जो हम हिटलर की ट्रिनिटी के बारे में बातें करते हैं, वो सभी गेस्टापो जो आर्मी है वो ही करी थी। इन्होंने जियो को मारने के लिए कंसंट्रेशन कैंप्स हैं वो भी इस्टेब्लिश किए थे। 1933 से लेकर 1945 तक कंसंट्रेशन कैंप को इस्टेब्लिश किया जाता है, जिसमें ज्यू हैं या फिर जो मिलिट्री में आर्मी में हार जाते थे या फिर वॉर के जो इम्प्रिजन थे, उनको कैंप में लेकर जाया जाता था। इन कैंप में गैस है, गैस को छोड़ दिया जाता था जिसमें इनकी डेथ हो जाती थी। ज्यू हैं, ज्यू के बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल में अलाउ नहीं करते थे और उनको भूखे रखा जाता था। एंड जो छोटे छोटे बच्चे थे इनको भी इसने बहुत ब्रुटैलिटी से मार दिया था। तो कंसंट्रेशन कैंप में गेस्टापो हैं, ये आर्मी थी इसकी, ये आर्मी इन लोगों को मार देती थी। तो इनके बच्चों पर भी दया नहीं की थी। एंड जो भी इसके अंग्रेज था उनके लिए उन्होंने क्या किया, नाइट ऑफ लॉन्ग नाइफ्स, इस नाइट को ऑर्गेनाइज किया। मीनिंग लॉन्ग नाइफ का मीनिंग क्या हो गया, जो भी हिटलर को अपोज करता था, इसके अंगेज था, उनको क्या कर देते थे, मार देते थे। तो इस तरह सभी की सभी पावर इसके पास आ गई थी। तो जो बहुत ही ज्यादा क्रूअल होते हैं, बहुत ही ज्यादा डिक्टेटरशिप होती है जिसपे किसी को दया नहीं करते हैं, तो इसीलिए हिटलर का नाम बदनाम हो जाता है, जिसमें जो डिक्टेटर हैं लोगों को जो भी कहते हैं वो ही करना पड़ता है। तो इस टाइम पीरियड में इन्होंने एक फुरर की तरह, एक लीडर की तरह, जिसके पास डिक्टेटर, जिसके पास बहुत ज्यादा पावर थी, वो काम करते हैं। तो इसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर होती है। अब जर्मनी तो हार चुका था बुरी तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जो चाहते थे मुझे जो मेरी ग्लोरी खत्म हुई है उसको रिवाइव करना है। तो वॉर प्लान करते हैं, तो वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में तो हिटलर बहुत अच्छे से जीत जाते हैं, लेकिन बाद में हारना स्टार्ट करते हैं। वॉर प्लान होती है, इसमें ट्रीटी करते हैं विद इटली। इटली अब क्या है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो पहले क्या था, न्यूट्रल था, पहले जर्मनी का साथ देना चाहता था, बाद में वो ब्रिटेन के साथ हो जाता है। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इटली किसका साथ देते हैं, इटली देता है जर्मनी का साथ। अब इटली एंड जर्मनी के साथ ट्रीटी होगी, सीक्रेट पैक्ट है रशिया के साथ, वो साइन कर लेते हैं। वो कहते हैं रशिया पर हम कभी भी अटैक नहीं करेंगे। तो इसने इस तरह सीक्रेट प्लान भी साइन किए। उसके बाद ऑस्ट्रिया को कैप्चर कर लेते हैं। उसके बाद शिकागो स्लोवाकिया है, इसको भी वो कैप्चर करना चाहता है। इस तरह वो क्या करते हैं, वॉर प्लान करता है। तो फाइनली जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होती है 1939 में, जब इटली पोलैंड पर इन्वेजन कर देता है, पोलैंड पर जब अटैक होता है, उसके बाद ही माना जाता है वर्ल्ड वॉर 2 है ब्रोक आउट हो चुकी है। तो पहले क्या करते हैं, जो जर्मनी है, जर्मनी विनर रहता है। हर एक जगह पर जर्मनी की ही जीत होती है, जहां भी देखो जर्मनी जीत रहा था। लेकिन बाद में क्या होता है, रशिया पर जी अटैक कर देता है। जब जी रशिया पर अटैक करता है, रशिया बहुत ही बड़ी कंट्री थी, और उसके बाद जो विंटर है, विंटर सीजन है, वो स्टार्ट हो जाता है, जिसमें इसकी आर्मी भी थक जाती है और जो विंटर सीजन को जो पूरी तरह से सहन नहीं पाते हैं, जिसमें रशिया जीत जाता है। पहले तो हमने सीक्रेट पैक्ट है वो साइन किया, लेकिन इसको तोड़कर उन्होंने रशिया पर अटैक कर दिया, और उसके बाद
यूएसए है वो भी वर्ल्ड वॉर 2 में एंटर हो जाता है। उसके बाद तो जर्मनी की हार होनी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद जर्मनी हारना शुरू होता है। तो जर्मनी जब हारता है तो इटली है, इटली पहले सरेंडर कर चुकी थी। अब इटली मुसोलिनी की डेथ के बाद हिटलर को लगता है अब ऐसा ही ट्रीटमेंट मेरे साथ भी होने वाला है, इसलिए वो क्या करते हैं, अपने आप को पहले ही गन के साथ शूट कर लेते हैं। तो 30 अप्रैल 1945 को वो सुसाइड कर लेते हैं बाय गन शूट। तो इस तरह उन्होंने अपने आप को मार लिया ताकि मैं दुश्मन की कब्जे में ना आऊं, दुश्मन मेरे पर अटैक ना करे, दुश्मन ना मारे, मैं खुद ही मर जाऊं। एंड इस तरह जो जर्मनी है 7 मई 1945 को सरेंडर कर देता है। हिटलर के मरने के बाद ही जर्मनी सरेंडर करता है। तो जो इसने रशिया पर अटैक किया था ये इसकी सबसे बड़ी गलती है साबित होती है। अगर ये रशिया पर अटैक ना करता शायद हो सकता था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी है वो जीत जाता, इसलिए जर्मनी की हार हो जाती है जिसका सारा किस पर जाता है, हिटलर पर ही जाता है। तो इस तरह हिटलर ने एक आर्मी मैन की तरह बहुत अच्छा काम भी किया, ब्रेवरी के साथ बहुत से मेडल भी जीते, अपने देश को आगे लेकर जाना चाहता था, अपने देश की जो लॉस्ट ग्लोरी है इसको रिवाइव करना चाहता था। लेकिन जो इसकी पॉलिसीज थी वो पॉलिसीज बहुत ही ज्यादा गलत थी। इसने जो मीन्स यूज किए थे वो कुछ रॉन्ग मीन्स थे, वो यूज किए गए थे। तो आज हमने नाजिज्म की बेसिक इंफॉर्मेशन की है। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे इमरजेंस ऑफ नाजिज्म। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।